हेलो बच्चों, वेलकम टू मैग एजुकेटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब लोग? आज शुरू करने हैं केमिस्ट्री का फाउंडेशन स्टोन यूनिट 1 द सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहले ये बताओ, जब आप केमिस्ट्री का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? टेस्ट ट्यूब, केमिकल्स, आग? राइट? गलत। केमिस्ट्री सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं है। केमिस्ट्री हमारी जिंदगी है। जैसे कि आपके नोट्स में आप देख सकते हो इस प्रेजेंटेशन में, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो जो मॉलिक्यूल्स है ना, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया गया है, बॉटल्स दिया गया है ना। मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं, ठीक है, और वो कैसे बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। इसमें हम सिर्फ 100 एलिमेंट्स नहीं बल्कि उनसे बनने वाली इन्फिनिट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोज। तो एग्जैक्टली केमिस्ट्री क्या है? ये तो ब्रांच ऑफ साइंस है जो मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को समझती है, और जब मैटर इंटरेक्ट करता है तो जो चेंजेस आता है ना, उन्हें भी स्टडी करती है। हमें केमिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए? हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इसमें 5 पॉइंट्स लिखा हुआ है, लाइक रोल्स इन डेली लाइफ, इंडस्ट्रीज, मेडिसिन, एनवायरनमेंट, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजीज। राइट? डेली लाइफ में पहला वाला पॉइंट जो है ना, रोल्स इन डेली लाइफ, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। डेली लाइफ में सुबह उठते ही टूथपेस्ट यूज करते हो ना सब, ये तो केमिस्ट्री है। ब्रेकफास्ट में जो फूड खाते हो, केमिस्ट्री। सांस जो ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंजेस है ना, ये भी प्योर केमिस्ट्री है। हेल्थ और मेडिसिन में, हेल्थ एंड मेडिसिन में, लाइक अब कोई भी जो औषधि खाते हो, मेडिसिन खाते हो, वो केमिस्ट्री से ही बनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, सेविंग लाइफ्स, लाइक केमोथेरापी। यहाँ पर जो नाम है ना, केमोथेरापी, यहाँ पर केमो जो वर्ड है तो केमिस्ट्री से ही लिंक्ड है। केमोथेरापी ड्रग्स जैसे सिस्प्लैटिन और टैक्सोल जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है ना, वो केमिस्ट्री है। एड्स कंट्रोल में, जैसे एड्स हो गया, हाँ, इसका तो कोई मेडिसिन तो पहले नहीं था। अभी इसको कंट्रोल करने के लिए जो एजीडी, जो एजिडोथाइमिडीन है, एजिडोथाइमिडीन एक लाइफ सेविंग ड्रग है। केमिस्ट्री की बहुत बड़ी देन है ये सब केमिस्ट्री की नॉलेज से ही बनते ही है, जो डिजीज को कंट्रोल करने में हमें हेल्प करता है। एनवायरनमेंट में क्या है? एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं हम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सीएफसी वगैरह हो गया, क्लोरीन हो गया, जो हैजर्डस जो गैसेस है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आप अल्टरनेटिव जो ढूंढ रहे हैं ना, वो केमिकल रिसर्च ही है। जैसे ग्रीन केमिस्ट्री है। ग्रीन केमिस्ट्री जो टोटल डेवलपमेंट करता है कि कैसे हम जो यूनिवर्स को या फिर हमारे वर्ल्ड को कैसे ग्रीनरी की तरफ ले जा सकते हैं। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट मटेरियल्स है ना, उसको कैसे हम उसका जो हैजर्डस जो केमिकल्स उसमें इंसर्टेड है, उसको कैसे मिनिमाइज कर सके। जैसे रिफ्रिजरेंट्स हो गए, पहले सीएफसीज लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज करते थे, ठीक है, तो ओजोन लेयर को डैमेज करते थे। केमिस्ट ने रिसर्च करके उनका बेटर सेफर अल्टरनेटिव जो फ्रेयॉन हो गया, फ्रेयॉन बना दिया। ये जो केमिस्ट्री का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। केमिस्ट्री इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है? इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का जो रोल है ना, लाइक एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर तो भारत का एक पिलर है, तो एग्री बिजनेस में जो फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, डैप, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स है ना, सबको केमिस्ट ने ही डेवलप किया है ताकि हमारा फूड प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ सके। मैन्युफैक्चरिंग लाइक पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स, रबर्स, फाइबर, आप देखते हो सिरेमिक्स लाइक ग्लासेस, पानी पीते हो जो ग्लासेस, या एलॉयज जैसे स्टील हो गया, कोई ऑर्नामेंट्स हो गया, जितनी भी चीज है ना, सब बेसिक मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिशन केमिस्ट्री पढ़ी तो बेस्ट है। एनर्जीज लाइक पेट्रोकेमिकल्स जैसे आप वैसलीन यूज करते हो ठंडक में, ठीक है, जो आपके फोन में है ना बैटरी और सोलर सिस्टम, सोलर सेल्स,
इस सब केमिकल प्रिंसिपल्स पर ही तो काम करते हैं ना। बच्चों आप जो एलसीडी स्क्रीन में ये वीडियो देख रहे हो ना, उसमें लिक्विड क्रिस्टल्स यूज होते हैं। ये प्योर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की एक और ब्रांच है जो न्यूक्लियर एनर्जी से डील करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कमेंट इन बिलो। ओके, अभी हम जो जानने वाले हैं ना केमिस्ट्री के बारे में, हम सब कुछ एक ओवरव्यू ले लिया। अभी इसका डिटेलिंग में हम जानेंगे। तो हमारी लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब केमिस्ट्री के इन्फ्लुएंस से दूर हूं। फ्रॉम द एटम्स दैट मेक अप योर बॉडी टू द टेक्नोलॉजी इन योर हैंड्स, इट्स ऑल केमिस्ट्री। और इसी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब हम मोल कंसेप्ट्स या स्टोइशियोमेट्री पढ़ेंगे तो याद रखना हम मोलिक्यूल्स के दुनिया में कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जो आप विजिबली नहीं कर सकते हो। क्या मोल्स है, क्या एटॉम्स है, कहां पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, आप एक कंसेप्चुअल जगह पर पहुंच जाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो नेचर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर है। मैटर क्या है पहले हम ये जानेंगे। मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि एनीथिंग दैट हैज मास, यानी मास यानी जैसे आप ग्राम में कुछ चीज बोलते हो, वैसे मास दैट ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस मतलब वॉल्यूम। इसके 3 स्टेट्स होता है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है और गैसियस फॉर्म में भी रह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक आइस क्यूब, वाटर का 3 स्टेट्स दिखाया है। जैसे वाटर जो है ना यहाँ पर क्यूब है, जैसे आइस क्यूब, ये हो गया सॉलिड फॉर्म का एक एग्जाम्पल। एंड यहाँ पर एक बच्चा आप देख सकते हो तैर रहा है पानी में, ठीक है, तो ये हो गया है लिक्विड फॉर्म में। और वहीं पर केटल जो आप देख सकते हो, यहाँ पर जो धुआं निकल रहा है ना वेपर, ये गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है। ठीक है, आप वाटर को ही तीनों स्टेट में डेली लाइफ में देखते हो। तो मैटर का जो तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। लाइक अगर आप पानी को हीट देते हो, ठीक है, तो पानी जो आइस क्यूब है, जो क्यूब है ना, इसको अगर आप हीट देते हो तो ये पानी में बदल जाएगा। वहीं पर अगर आप पानी को फ्रिज में, किसी बॉटल या ट्रे में, उसको अगर फ्रिज में डालते हो तो फिर से आइस बन जाएगा। ठीक है, तो आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस एक इंटर कन्वर्टेबल है। वहीं पर अगर आप वाटर को हीट देते हो, जैसे पातीले में आप वाटर को अगर गर्म करते हो, बहुत ज्यादा गर्म करते हो, तो उसमें से आप देखोगे कि धुआं निकलने वाला है, लाइक वेपर उसमें से निकल रहा है। तो वो जो वेपर है ना, वो वाटर की गैसियस फॉर्म है। तो पानी नॉर्मल जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है, उसको अगर हम ज्यादा हीट देते तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर उसी गैसियस को अगर पातीले के ऊपर अगर कोई आप डिश वगैरह रख देते हो ना, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि उसके पातीले की साइड में कुछ बूंदे जैसे वहां पर जम जाएगा। तो वो जो गैस है ना, वो अपना हीट लॉस करके फिर से लिक्विड फॉर्म पर आ गया है। तो ये भी इंटर कन्वर्टेबल है। तो मैटर जो है ना, वो आपस में अपना हीट हो, एनर्जी हो, दे के या फिर लेके अपना स्टेट्स को चेंज कर सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में इंटर कन्वर्टेबल होता है ये। अभी इस मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं। मैटर को देख सकते हो हम मेनली 2 मेन टॉपिक में क्लासिफाई किया है, जैसे प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज द मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर क्लासिफाई किया जहां पर एक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है, जैसे आप ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मान लो, कार्बन का एक मॉलिक्यूल मान लो, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल मान लो, जो बस उससे और डिवाइड नहीं हो सकता है, जो एकदम अकेला है, लाइक उससे हम एलिमेंट कहते हैं। अगर जो वहीं पर जो कंपाउंड्स है ना, अब जो जैसे मान लो कि वाटर का एक अणु यानी मॉलिक्यूल जो है ना, ये 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन से बिल्डअप है। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ले लेते हो तो कार्बन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होकर एक कंपाउंड डेवलप करता है।
लाइक कार्बन जो हो गया वो एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया वो एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन जो हो गया वो एलिमेंट हो गया। पर इन सबको अगर आप कंबाइन करोगे तो एक कंपाउंड बनेगा। जो एक होगा वो होगा एलिमेंट। अगर दो या दो से ज्यादा कोई एलिमेंट को एक्यूमुलेट करके कोई भी नई जो कंपाउंड वैसे बनते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जैसे इन तीनों को अगर कंबाइन करते हैं हम कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को, तो जो एक एग्जाम्पल हो जाता है मान लो एक, ठीक है। ऐसे ही सारे जो कंपाउंड है वो एलिमेंट से ही बनता है। वहीं पर अगर मिक्सचर को हम देखते हैं तो मिक्सचर जो है ना वो बेसिकली उसको हम टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक हेटेरोजीनियस एंड सेकेंड इज द होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस मतलब अगर आप कोई मिक्सचर को कंसिडर करते हो तो मिक्सचर में जितने भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स आप डाले हो ना तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि कहीं पर आप कोई एलिमेंट को ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है आपको, कहीं पर उस क्वांटिटी को आप लेस क्वांटिटी में पा रहे हो, इस तरीके से कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इस तरीके से वो आपस में मिलजुल कर एक मिक्सचर में। तो जो कंपाउंड का जो मिक्सचर है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस जो मिक्सचर है ना इस टाइप के मिक्सचर को हम हेटेरोजीनियस बोलते हैं। वहीं पर जो होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस जो है उसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स जो मिक्स किए हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक एलॉयज। एलॉयज जो होता है टू मेटल्स या फिर मोर देन टू मेटल्स को अगर आप पर्टिकुलर रेशियो में डेवलप करते हो तो अब उस एलॉय की किसी भी कॉर्नर पर जाओ, ठीक है, तो उस एलिमेंट की किसी भी कॉर्नर पर आपको दिखेगा कि वो इक्वली रेशियो में आपको मिल रहा है। लाइक अगर वो जो एलॉय है ना 1:2 रेशियो में उस एलॉय को डेवलप किया गया है तो उसकी किसी भी कॉम्पोजिशन में आप जाओ तो उसका जो कॉम्पोजिशन है इक्वली होगा। मतलब इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इक्वली सब जगह में आप इसको पाओगे। तो मिक्सचर हो गया टू टाइप्स का, हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस। एंड मैटर हो गया प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, जहां पर प्योर सब्सटेंस को हम फॉर फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक नंबर 1 एलिमेंट्स एंड सेकंड इज द कंपाउंड्स। एलिमेंट जो होता है वो अकेला होता है और कंपाउंड जो होता है मिनिमम 2 एलिमेंट से बनता है, मोर देन इससे 2 से ज्यादा हो सकता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जैसे डाई ऑक्सीजन हो गया। सेम कंपाउंड में जैसे डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन ऐसा हो सकता है, बट हेटेरोजीनियस भी हो सकता है जहां पर कार्बन एंड ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जहां पर कार्बन एक अलग एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, ठीक है। इसका मैटर तो अलग हो गया। लाइक सेकंड क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर में। मिक्सचर को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस में, जहां पर हेटेरोजीनियस है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है इसका कॉम्पोजिशन, होमोजीनियस जो है होमोजीनियस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसका हर एक जगह इसका जो कंपोजिशन है वो प्रॉपर रेशियो में है, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट पर आते हैं। जो प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट है, किसी मैटर को अगर हमको इसकी स्थिति जानना है ना तो उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जो मास को चेंज किए बिना ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, और जहां पर जो केमिकल चेंज के बाद दिखते हैं, लाइक कॉम्बस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी, कॉम्पोजिशन विद एसिड्स एंड बेस, इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, उसका रंग, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में कॉम्पोजिशन, यानी कि सिंपल अब H2O को ले लो, H2O जो है ना यहाँ पर 2:1 इस रेशियो में है, ठीक है। इसका जो कॉम्पोजिशन 2:1 पर है। कॉम्बस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी, लाइक कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, ये सारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है। अभी जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, SI यूनिट 7
बेस एसआई यूनिट के ऊपर होता है। लाइक यहाँ आप देख सकते हो, द एसआई सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स। इस 7 बेस यूनिट मतलब यूनिफॉर्म है, यूनिक है। दिस यूनिट्स pertain to the 7 fundamental scientific quantities. The other physical quantities such as speed, volume, density, can be derived from these quantities. यानी कि जैसे ये जो 7 क्वांटिटीज है ना, ये एकदम यूनिक है, ठीक है। अगर किसी भी यूनिट को डेवलप करना हो, ठीक है, तो आप इसी से डिराइव कर सकते हो। लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं डेंसिटी का फैक्टर। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर केजी, और वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम एक्चुअली जो लेंथ होता है उसका क्यूब होता है। तो लेंथ का जो यूनिट है यहाँ पर मीटर है, तो मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का जो यूनिट हो गया वो केजी पर मीटर क्यूब हो गया। इस तरीके से आप और भी यूनिट्स को डिराइव कर सकते हो इस 7 यूनिट की बेस के ऊपर। जैसे टाइम, आप अगर कोई स्पीड ले लेते हो, स्पीड का ही फैक्टर ले लेते हैं हम इधर। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को हम किससे मापते हैं? लेंथ, राइट। तो लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। अगर अभी आप इसको मीटर को किसी अनदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक मीटर को किलोमीटर में, हेक्टोमीटर में, डेसीमीटर में, मिलीमीटर में, नैनोमीटर में, किसी पर भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो बात की बात है। पर इसका जो एसआई यूनिट का जो 7 बेस यूनिट्स है उसमें लेंथ का जो यूनिट दिया गया है वो मीटर है, ठीक है। तो मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को यहाँ पर सेकेंड से, सेकेंड को वहीं पर आप मिनट, घंटा, जो आवर, इसके हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सेकेंड को ही कंसीडर करेंगे। तो इसका जो यूनिट हो गया एसआई यूनिट से, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। लाइक एक ट्रेन जा रहा है, उसका जो स्पीड है ना, उसको हम जो एसआई यूनिट का जो नियम है उसको आधार करके इसका जो यूनिट आता है वो मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको? ओके। अभी आते हैं साइंटिफिक मेजरमेंट पर, जहां पर साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक फिगर्स एंड अनदर थिंग्स, उसके बारे में हम जानेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन की प्रिसीजन बनाते हैं। लाइक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इसमें भी डिफरेंस है। प्रिसीजन क्या है? मान लो कि आप 3 एक्सपेरिमेंट किए, तो उसमें 3 अलग अलग रिजल्ट्स आया है, ठीक है। एक में मान लो कि इसका जो एक्यूरेट रिजल्ट है ना वो 3 है। प्रिसीजन क्या है कि 3.1 आया, 3.2 आया, 3 आया, तो इसका जो रिजल्ट है ना वो 3 के आसपास आया है, तो इसका प्रिसीजन कह सकते हो। मतलब कहां पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर किस जगह पर ये कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है, उसे प्रिसीजन। एंड एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेटली जो 3 आया है ना, ये इस मेन रिजल्ट से एक्यूरेट है, ठीक है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में डिफरेंस है, दोनों सेम चीज नहीं है। अब ध्यान दो, ये लॉस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का बेस है। इनमें सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं उन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से आता है, ठीक है। अभी साइंटिफिक मेजरमेंट को पहले हम डिटरमाइन कर लेते हैं, उसके बाद लॉज के बारे में जानेंगे। जो साइंटिफिक मेजरमेंट्स है, जैसे साइंटिफिक नोटेशन हो गया, ये वे टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स एज अ नंबर बिटवीन 1 and 10 मल्टीप्लाइड बाय ए पावर ऑफ 10। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे 0.0042 हो गया। तो पॉइंट के, अगर हम पॉइंट को रिमूव करना चाहेंगे ना, तो इसके वजह से बाय में पॉइंट के लिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। जितना नंबर डिजिट उसके बाद होता है उसके लिए 0 होता है।
0 0 0 0। एक्चुअली यहाँ पर 4.2, तो हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। इसके बाद जो नंबर 2 है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 0 का कितना संख्या है, 4। तो इसका जो 10 टू द पावर -4 है ना, 10 टू द पावर जो -4 है, इसी हिसाब से हम 4.2 इंटू 10, क्योंकि 10 के मल्टीप्लीकेशन के ऊपर है। लाइक अगर 100 होता तो क्या होता, 10 इंटू 10 मतलब 2 10 हो गया ना, तो 10 टू द पावर 2 हो गया। वहीं पर यहाँ पर जो डिजिट है ना, वो 100 इंटू 100 के हिसाब से, लाइक 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, चारों 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10,000 बना है। तो इसके लिए जो डिजिट हो जाता है ना, 4.2 इंटू 10 टू द पावर -4 क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो डिजिट है वो पॉइंट के बाद हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए बाई में आ गया, इसीलिए इसका जो रिजल्ट है ना वो माइनस में आ गया। वहीं पर अब यहाँ पर देख सकते हो 53,000 जो है ना, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब 5.3 कर रहे हैं। तो इसको शिफ्ट करने के लिए ये जो है ना 53 है, उसके बाद 1000 है ऑलरेडी, ठीक है। अगर इसको 5.3 करना है ना, 5.3 करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट आने के लिए हम फिर से 10 से गुना करेंगे। तो गुना करने से जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, वो फिर भी 10,000 हो गया है। तो ये क्या है, 10 टू द पावर 4 ही तो है। तो यहाँ पर 5.3 इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ पर माइनस लगा है क्योंकि ये पॉइंट के बाद शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं था, पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए 10 टू द पावर 4 हो गया, इसमें कोई माइनस नहीं लगा है। क्लियर, ओके। अभी आते हैं दूसरे पॉइंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिग्निफिकेंट फिगर्स में डिजिट दैट कैन कैरी मीनिंग इन मेजरमेंट, ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स। इसमें कुछ रूल्स दिया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मेन 4 रूल्स दिया गया, जैसे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट only if there is a decimal point determines the precision of the reported value. ओके, इन सारी चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या आते फर्स्ट पॉइंट पर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो, जहां पर आप देख सकते हो नॉन जीरो, इसमें ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। लाइक फॉर एन एग्जांपल 1 to 3.4, ठीक है, इसमें जो पॉइंट है ना ऑल नॉन जीरो, लाइक यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, तो सारे के सारे डिजिट जो है ना, टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या है यहाँ पर 4, मतलब 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि हम इस साइड से काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 2, ऐसा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना प्रेजेंट है, 4 है ना, तो आप यहाँ पर 5 लगा लो, तो यहाँ पर 5 प्रेजेंट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई जीरो नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जीरो के बिना जो जितने भी नंबर्स है ना वो सिग्निफिकेंट है। अब जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लाइक सैंडविच जीरोस। सैंडविच कैसे बनता है, सैंडविच बनता है, यहाँ पर एक ब्रेड लगा लो, नीचे में स्टफिंग लगा लो, इसके नीचे फिर एक सैंडविच का ब्रेड लग गया, तो ये हो गया सैंडविच, ठीक है। वैसे ही इस यहाँ पर कोई मान लो कि एक डिजिट है एंड यहाँ पर कोई डिजिट है, ठीक है, जीरो नहीं है, इसके बिटवीन कितने भी अमाउंट जीरो काउंट करते जाओ, सारे के सारे काउंट होगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, मान लेते हैं, एक सेकेंड, एग्जाम्पल के तौर पर
नंबर ऑफ कितने नंबर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर, 6 डिजिट्स ऑफ नंबर प्रेजेंट है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जीरोस जो है ना वो नॉन जीरोस के बिटवीन है, इसीलिए ए भी काउंटेबल है। मतलब जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट पर लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो digit are not significant। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इधर, जैसे 0.00025 हो गया, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है 2 और 5, तो इसमें टोटल हो गया 2 क्योंकि दोनों नंबर प्रेजेंट है। और जो नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो डिजिट्स लाइक 2 और 5, इसके पहले सारे के सारे डिजिट्स क्या है, जीरो है, इसीलिए इस सारे के सारे इनवैलिड हो गया, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो zeros before the first non-zero digits are not significant। बात क्लियर हुआ? मतलब और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 0.00000, जितना जीरो लगाना है लगा लो, फिर नॉन जीरो डिजिट मान लो 8 5 4 3 2 1 0 2 1। यहाँ पर जो जीरो लगाया ना हम काउंटेबल है, क्योंकि जो सेकेंड वाली पॉइंट है ना इसको सेटिस्फाई करता है, सैंडविच जीरो ये, मतलब एक नंबर के हिसाब से ही काउंट होगा, पर इसके पहले जितना जीरो सब लगाए हो ना ये नॉन काउंटेबल है, क्योंकि zeros before the first non-zero digits are not significant। okay 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 now come to the next point। trailing zeros are significant only if there is a decimal point। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, कुछ डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट होते हैं अगर मान लो 0.00, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉइंट आ गया, तो डेसिमल में है। भले ही हम पॉइंट के बाद की डिजिट जैसे जीरो काउंट नहीं करते, ठीक है, फिर भी ये सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि इसके बाद भी कुछ डिजिट हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर तो बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट को ही काउंट किया। मान लो कि इसका टोटल डिजिट हो गया 0.0000257 डॉट 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 डॉट, तो डेसिमल के बाद की जीरो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। So trailing zeros are significant only if there is a decimal point। Clear? Okay। Now आते हैं precision and accuracy में। Precision क्या है? How close repeated measurements are to each other। मतलब कोई अगर yes students, you can see here the precision how close repeated measurements are to each other। अब फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, मेजरिंग ए नोन मास। इसका मास है ना वो वेट करके दिखा गया है कि 50 ग्राम है, ठीक है, ये तो नोन है हमें। तो इसका जो रिपीटेडली जितने भी हम ट्रायल्स किया है ना, इसका जो रिजल्ट्स आया है, 4 ट्रायल के बाद एक सेट्स बना है, जहां पर पहले वाला सेट्स में मिला है हमें 49.9 ग्राम, कहीं पर सेकेंड में मिला है 50.1 ग्राम एंड थर्ड में मिला है 50.0 ग्राम एंड 50.0 ग्राम। सेट बी में 2 सेट में किया गया था, सेट बी में 46.0, 46.2, 45.9 एंड 46.1। इस सेट बी में
जितने भी हम जो डिजिट आया है ना, इसका कोई हाई प्रिसिशन मतलब रिपीट करने के बाद ना इसका जो वैल्यू है ना बहुत नजदीकी है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो 46.0, यहाँ पर आया 46.1, वहीं पर आई है 45.9, वहीं पर आई है 46.2। मतलब बस 0.1 की ही डिफरेंस है सब में। अब देख सकते हो 41 to 0.2 की प्रिसिशनल है, इसको हम बोल सकते हैं कि हाई प्रिसिशन है इसमें। अगर यहाँ पर 46.0 एक आ गया, 48.2 एक आ गया, 49 एक आ गया, 50 एक आ गया। तो चारों का जो चारों डिजिट आया है ना अलग अलग है, और इसमें जो डिजिट का जो डिफरेंस है ना वो 2, 1 लार्ज अमाउंट का डिफरेंस है। तो एक प्रिसिशन नहीं है, प्रिसिशनल नहीं है। मतलब इसका जो डिजिट का जैसे बोलते हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर, मतलब कितने अमाउंट मेजरमेंट्स इसका जो हुआ है ना रिपीटेडली हुआ है। लाइक 46 से 48 2 नंबर ऑफ डिजिट का डिफरेंस हो गया, या वहीं पर 46 से 49 3 नंबर डिजिट के डिफरेंस हो गया, 54 नंबर डिजिट के डिफरेंस हो गया। तो हाई प्रिसिशनल नहीं है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि प्रिसिशन है। वहीं पर सेट बी पर जो है ना वो प्रिसिशन है, और सेट ए ये भी 49.9.9, ठीक है, मतलब 0.1 के डिफरेंस है 50 से। वहीं पर 50.1 जो है ना वो 50.0 मतलब 50 से, मतलब ओरिजिनल जो वैल्यू है ना उससे बस 0.1 ही डिफर किया है, तो प्रिसिशनल है। मतलब जिसका जो रिजल्ट आया ना वो रिपीटेड टाइम सेम आया है, लाइक ए प्रिसिशनल है। सेट ए एंड सेट बी प्रिसिशनल है। अभी आते हैं एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी मतलब हाउ क्लोज द मेजरमेंट इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। मतलब जो रिजल्ट है ना वो रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफर किया है, मतलब कितना नियर है, कितना डिफर किया है। जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वो एक्यूरेट बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में होगा, लाइक एक्यूरेट होगा। यहाँ पर देख सकते हो 50 से जो 46 का जो वैल्यूएशन का डिफर है ना और नंबर 4 डिजिट का डिफरेंस है, तो ये तो बहुत -4 डिजिट का डिफरेंस हो गया, तो बहुत लार्ज अमाउंट हो गया। वहीं पर अगर आप देखोगे कि 50 ग्राम से सेट ए की जो प्रिसिशन, एक तो बहुत हाई प्रिसिशन भी है, और इसका जो एक्यूरेसी है ना वो 50, 50.1, 49.9 एक्यूरेट भी है। तो इसीलिए जो सेट ए है ना ये बहुत नजदीकी है, जो मेन वैल्यू 50 ग्राम है उससे बहुत ज्यादा नजदीक है, इसीलिए सेट ए हो गया एक्यूरेट। यहाँ पर क्या बोला है देख लो आप, हाई प्रिसिशन इज नॉट इक्वल टू द हाई एक्यूरेसी। सेट बी में क्या बोला गया? सेट बी में आप जितना भी रिजल्ट ट्रायल करने के बाद आया है ना उसमें हाई प्रिसिशन तो है, इसमें नंबर जितने भी रिजल्ट आए हैं ना वो रिपीटेशन के बाद भी नियर अबाउट सेम आया है, पर वो जो मेन वैल्यूएशन है उससे बहुत ज्यादा डिफर कर गया, इसीलिए प्रिसिशनल होने के बावजूद भी एक्यूरेट नहीं है। जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर हाई प्रिसिशन इज नॉट इक्वल टू द हाई एक्यूरेसी। वहीं पर सिस्टमेटिक एरर्स अफेक्ट एक्यूरेसी, रैंडम एरर्स अफेक्ट प्रिसिशन। लाइक सिस्टमेटिक एरर्स वो एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकता है, एंड रैंडम एरर्स लाइक इसमें कुछ एरर्स जो होता है ना, लाइक आप कुछ टाइट्रेशन वगैरह कर रहे हो तो उसमें जो टाइट्रेशन का जो रेट हो गया ना तो उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है, तो ये क्या हो गया कि सिस्टम का फॉल्ट हो गया। अभी कोई स्टूडेंट कर रहा है तो स्टूडेंट को उतने अच्छे तरीके से टाइट्रेशन करना नहीं आता है, तो उसमें उस स्टूडेंट का गलती हो गया, ठीक है। इस टाइप के कई तरीके से एरर्स है, ठीक है, जो मशीन से हो सकता है, पर्सन से हो सकता है, कैलकुलेशन से हो सकता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही कि एक्यूरेसी जो है वो हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू, एंड प्रिसिशन इज द हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो इस
इस जो एग्जाम्पल है ना, इसका जो आउटकम है आप देख सकते हो, रीडिंग ए क्लास टाइट लिनियर 50.0 हाई प्रिसिजन हाई एक्यूरेसी, मतलब ये जो हाई प्रिसिजनल भी है एंड एक्यूरेट भी है। वहीं पर सेट बी जो है ना वो हाई प्रिसिजन है बट लो एक्यूरेट है, लाइक इसमें बहुत ज्यादा नंबर के डिफरेंस हो रखा था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे जो लॉज है, इस लॉ के आधार पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपेंड किया है, तो हम इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां पर क्या बोल रहे हैं, मास इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, यानी कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब इसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये जो है ना फिक्स ही है। इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कर लेते हैं, लाइक रिएक्टेंट्स का टोटल मास इक्वल टू प्रोडक्ट्स का टोटल मास, यानी कि रिएक्टेंट रिएक्शन करने से पहले इसका जो टोटल मास होगा ना, उसका मान लो कि आप एक रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ठीक है चलिए इसको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं फिर। ठीक है, इसको इसका जो टोटल मास है ना, टोटल मास इसको रिएक्शन करने के बाद जो होगा, इसका जो टोटल मास, प्रोडक्ट का टोटल मास एंड रिएक्टेंट का, चाहे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का टोटल मास, सम ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट में तो फिर अभी एक ही हुआ है, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल, तो इसका जो मास है ना, एक रिएक्टेंट का जो टोटल मास है इसे इक्वल होगा। अब कोई भी केमिकल रिएक्शंस ले सकते हो, कोई भी केमिकल रिएक्शंस, उसमें रिएक्टेंट का जो मास है, चाहे वो 4 रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, 5 रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, कुछ भी प्रेजेंट हो, ठीक है, उसका टोटल मास इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट का टोटल मास, वो हमेशा इक्वल रहेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अभी हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट पे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। Pure chemical compounds always contains its elements in exactly the same proportion by mass regardless of it all sources। मतलब इसका एक प्योर केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो मास रेशियो है ना, वो हमेशा फिक्स्ड होता है, चाहे सोर्स कोई भी हो। जैसे आप मान लो कि H2O, जैसे H2O हो गया, ठीक है, H2O का जो मेन मास रेशियो है ना, H2O का, वो हमेशा 2:16 या फिर 1:8 इसमें होगा। 2 और 16 को अगर हम वापस में कैलकुलेशन करते हैं तो 1:8, तो 1:8 में ही होगा H2O के लिए। ठीक है, तो एक प्योर केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का मास रेशियो है ना, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। यहाँ पर जो H2O का मास रेशियो है फॉर एन एग्जाम्पल, वो 1:8 पर ही रहेगा, मतलब एक हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, इसमें कोई अल्टरेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी गैलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, इसमें when gases react or are produced in chemical reactions, their volumes vary a simple whole number ratio to another provided temperature and pressures are constant। इसमें गैस से हम कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है ना, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे या फिर रिड्यूस करोगे तो उसके वॉल्यूम में भी कुछ चेंजेस आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो डील कर रहे हैं ना, वो गैस के वॉल्यूम के साथ कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो गैस की जो प्रेशर है ना, इससे भी चेंजेस होता है या टेम्परेचर से भी चेंज होता है। तो अगर गैस की वॉल्यूम्स को हम अगर कंसिडर कर रहे हैं ना, तो उस टेम्परेचर एंड प्रेशर को तो हमेशा फिक्स्ड होना है। तो इसका जो सिंपल फंडा है वो है व्हेन गैसेस रिएक्ट और प्रोड्यूस, मतलब कोई रिएक्शन में जितने जो वॉल्यूम, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस को अगर एक वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करते हैं
तो एक एंड एक इसको टोटल करके 2 आता है, ठीक है। तो इसका जो टोटल जो गैस आएगा H यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो गैस आएगा ना, वो टोटल इस रिएक्टेंट की जो टोटल वॉल्यूम होगा ना उसके सम के बराबर होगा। मतलब पिछले जो फॉर्मूला था ना उसके अकॉर्डिंग ही है, लाइक वो मास पे था और ये वॉल्यूम पर था। लाइक टोटल जो वॉल्यूम है रिएक्टेंट की वो टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू यू। Okay, coming to the next point, law of multiple proportions. When two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other are in a ratio of small whole numbers. इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंट मल्टीपल प्रोपोर्शन का, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं ना, तो एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास दूसरे एलिमेंट के वेरिएबल मासेस से कंबाइन करता है। ये वेरिएबल मासेस हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में ही होता है। फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के जो रेशियो है ना, ऑक्सीजन मासेस कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास कार्बन इज 1:2। मतलब यहाँ पर जो मास है ना कार्बन एंड ऑक्सीजन के इस कॉम्बिनेशन में बस 1 है, और यहाँ पर जो है ना वो 2 है। लाइक हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लाइक जब हम CO बना रहे हैं, ठीक है, CO का अगर जब बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर 12 कार्बन कॉम्बाइंस विथ 16 ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वहीं पर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो 12 कार्बन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब इसका डबल हो गया। तो इसका जो रेशियो है ना 1:2। मतलब कोई दो एलिमेंट जब कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं ना, तो एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास दूसरे एलिमेंट के वेरिएबल मासेस से कंबाइन करता ही है। ये वेरिएबल मासेस हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है, कोई डेसिमल में नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हो 1:2, यहाँ पर 1:115 ऐसा नहीं है, सिंपल रेशियो में है, ठीक है। अब एवोगाड्रो नंबर में क्या बोलते हैं? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, मान लो इसमें ऑक्सीजन जितना, मान लो ऑक्सीजन का गैस है, ये हाइड्रोजन का गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन का गैस में एक वॉल्यूम मान लो कि 1 ml का है, ठीक है, ये भी 1 ml का ही है। पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स है, तो इसमें जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और मोल्स प्रेजेंट है ना वो सेम ही होगा। मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब किसी भी गैस टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो सेम नंबर की मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स में उसका जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है ना वो प्रेजेंट होता है। लाइक ऑक्सीजन, इसमें मान लो एवोगाड्रो नंबर प्रेजेंट होता है, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। लाइक एवोगाड्रो नंबर हम सबको पता है 6.022 × 10⁻22, ठीक है। तो वो होता है एवोगाड्रो नंबर। इस लॉ को एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, आप इसको सॉल्व करें, और हमारे और भी सीरीज आएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है एनसीईआरटी और अपने कोचिंग मॉड्यूल्स से एम्पेरिकल फॉर्मूला और लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। और ये 2 टॉपिक्स आपकी यूनिट 1 की जेईई नीट एंड सीबीएसई बोर्ड स्कोरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आल्सो योर फैमिली। थैंक यू, बाय बाय।